तो दोस्तों इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों जब भी पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम की बात आएगी तो आपको एक बात समझना है, जो ये हिमालयन ड्रेनेज से पुरानी है, ब्रॉड है, शैलो वैलीज बनाती है, मेच्योर रिवर्स आपको देखने को मिलेंगे। हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम में एक चीज थी, जो ये पहाड़ों पे ग्लेशियर्स जो होते हैं ना, वो हमेशा से हिमालयन ड्रेनेज को फीड करते आए हैं। यानी कि आपको हिमालय से निकलने वाली जो भी नदियां हैं उसमें हमेशा से पानी आपको मिलेगा। लेकिन ये बात पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम में नहीं है। पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम जो है वो नॉन पेरिनियल इन नेचर है। यानी कि ये रेन फेड है, बारिश पे निर्भर है। बारिश अच्छी खासी होगी तो नदी में पानी होगा, अगर बारिश नहीं होगी तो पानी ना के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, एक और चीज समझो, जो हिमालयन रिवर सिस्टम जब वो अपने मेच्योर फेज में आती है, ठीक है, कहाँ पे, तो ये जो प्लेन इलाका है यहाँ पे जब वो मेच्योर फेज में आती है तो वो इस तरीके की मियंडर्स बनाती है। और ये मियंडर्स अपना कोर्स चेंज करने के लिए जाने जाते हैं। यानी कि एक नदी यहाँ पे बह रही है और कुछ समय बाद यही नदी आपको अपना कोर्स चेंज कर लेती है। इस चीज को हम लोगों ने समझा था कोसी के एग्जाम्पल से। कोसी को बिहार का सौरो भी कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है? क्योंकि ये लगातार अपना कोर्स चेंज करती है और ये वहां पे बाढ़ लेकर आती है। ठीक है, अब ये चीज पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम में आपको नहीं देखने को मिलेगा। कोर्स आपको फिक्स देखने को मिलेगा, मियंडर्स ना के बराबर देखने को मिलेंगे। समझ में आया? तो अब जैसे सवाल पूछे जाते हैं तो सीधे पूछ देंगे, जो पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फिक्स्ड कोर्स, एब्सेंस ऑफ मियंडर्स, मोस्टली नॉन पेरिनियल। ठीक है, तो इसमें आपको टिक लगाना होगा जो कौन सा सही है कौन सा गलत है, या फिर सारे सही है। ठीक है, अब दोस्तों वाटर डिवाइड के कॉन्सेप्ट को समझ लो। दोस्तों जब हम लोगों ने हिमालयन रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ा था तो हम लोगों ने देखा था, जो ये भारत का मैप है तो ये पूरा का पूरा वाटर डिवाइड है। मतलब ये वाटर डिवाइडिंग लाइन है। ठीक है, इधर से नदियां इधर बह रही हैं और इधर से नदियां इधर बह रही हैं। ठीक है, एक्सेप्शन आपको यहाँ पे एक दिख रहा है। ठीक है, ये एक तरीके का एक्सेप्शन क्रिएट हुआ है, नर्मदा और ताप्ती। ये क्या करती है? तो ये रिफ्ट वैली के थ्रू बहती है, जिसका स्लोप जो है वो आपको वेस्टवर्ड है। यही कारण है जो ये अरेबियन सी में गिरती है। बाकी सारे के सारे बे ऑफ बंगाल में गिरते हैं। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? ऐसा क्यों होता है इसको हम लोग आगे समझेंगे। बस एक बात समझ लो, जो अगर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये सवाल आ जाए, जो पूरे के पूरे भारत में, ठीक है, हिमालयन रिवर सिस्टम और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम दोनों को मिला के बात हो रही है। ठीक है, वाटर डिवाइड कौन कौन से हैं? तो वाटर डिवाइड देखो, एक यहाँ पे अरावली है। अब वाटर डिवाइड होता क्या है तो समझ जाओ, एक ऊंचा इलाका वो क्या करता है, ऊंचा इलाका जो बगल से कोई नदी गुजर रही होती है तो उसको एक डायरेक्शन दे देता है, जो जाओ भाई तुम इधर बहो और तुम इधर वाली नदी इधर बहो। ठीक है, तो अरावली जो है ये एक तरीके से वाटर डिवाइड का काम करती है। क्यों? क्योंकि ये ऊंचा इलाका है। यही कारण है जो नदियां गंगा यमुना जो है वो इधर मुड़ जाती हैं, बे ऑफ बंगाल की तरफ। ठीक है, और एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात आपको पता होगा, जो पूरा का पूरा जो पेनिनसुलर इंडिया का जो स्लोप है वो इस तरीके का है ना, जिसको हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस किया है। यानी कि वो ईस्टवर्ड स्लोप है। यही कारण है जो नदियां आपको बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। ठीक है, तो ये दोनों बात आपने समझ ली। तो फिर अरावली वाटर डिवाइड है, दिल्ली रिज इसी इसी के साथ है, वो वाटर डिवाइड है। और आपको पेनिनसुलर इंडिया में वेस्टर्न घाट वाटर डिवाइड है। अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये सवाल आ जाए, जो पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम का वाटर डिवाइड कौन सा है, तो ओनली वेस्टर्न घाट। समझ में आया? वेस्टर्न घाट सेपरेट रिवर्स फ्लोइंग ईस्ट, बे ऑफ बंगाल एंड द वेस्ट अरेबियन सी। ये कैसे हो गया? तो दोस्तों ये वाला जो इलाका है ना, ये थोड़ा सा उठा हुआ इलाका है। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न घाट एक माउंटेन नहीं है, ये एक उठा हुआ इलाका है जिसको हम लोग कहते हैं स्कारपमेंट। हिंदी में कहें तो कगार। ये कैसे फॉर्म हुआ? तो दोस्तों हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। जो यहाँ पे ये इस तरीके का एक फॉल्ट है। मतलब पूरा का पूरा वेस्टर्न घाट था, अब ये वाला पार्ट टूट के समंदर में चला गया है। और ये जो टूटा हुआ पार्ट है वो एक तरीके से माउंटेन की तरह दिखता है। बेसिकली ये माउंटेन नहीं है, ये एक स्कारपमेंट है, कगार है। बस इतना समझ लो आप। सिमिलरली जैसे समझो एक बिस्किट, बिस्किट है, बिस्किट को आपने बीच से तोड़ दिया, फिर क्या हुआ? तो बिस्किट जो है वो टूट जाने के बाद इस तरीके का माउंटेन की तरह आपको दिखने लगेगा। बस यही है।
तो कंडीशन नंबर 1 ये हो गया, और कंडीशन नंबर 2 जो आपका पेनिनसुलर इंडिया का स्लोप जो है वो ईस्टवर्ड है, यही कारण है जो नदियां इधर बहती हैं। ठीक है, अब इस जियोलॉजिकल फीचर को और भी अच्छे से समझते हैं। तो दोस्तों, सब्सिडेंस ऑफ वेस्टर्न फ्लैंक सबमर्जेंस बिलो द सी, अर्ली टर्शियरी पीरियड में ये चीज हुई थी। क्या चीज हुई थी? तो यही देखो, यहाँ पे आपको अच्छा खासा डेक्कन प्लेट्यू में यहाँ पे लावा डिपॉजिट हो गया था। ये चीज भारी हो गई थी और ये चीज टूट गया था। टूटने के कारण ये पानी में धंस गया है, और यही कारण है जो ये वाला जो पार्ट है ना, वो एक माउंटेन की तरह दिखता है। ठीक है, और स्लोप कैसा है? तो स्लोप आपको ईस्टवर्ड है। ठीक है, यानी कि ईस्टर्न साइड में भारत हमारा झुका हुआ है, यही कारण है जो नदियां ऐसे बहती हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो ये नर्मदा और जो ताप्ती है वो रिफ्ट वैली में कैसे बहती है। तो दोस्तों, हम लोगों ने देखा था जो इंडियन प्लेट जो था वो यूरेशियन प्लेट से टकराता है, और जब ये टकराता है तो फिर आपको भारत के ठीक बीच में एक फॉल्ट क्रिएट हो जाता है। फॉल्ट क्या होता है? तो समझ जाओ, बीच का पार्ट धंस गया। ठीक है, अब जो पार्ट धंस गया, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं ग्रेबन। याद आ रहा है कुछ? और जो पार्ट ऊपर उठ गया, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं हॉर्स्ट। तो फिर ग्रेबन क्या हो गया? तो ये रिफ्ट वैली हो गई, और इसी रिफ्ट वैली से आपको नर्मदा और ताप्ती बहती है। और हॉस्ट क्या हो गया? तो ये जो विंध्या और सतपुड़ा माउंटेन है ये अब ऊंचा वाला इलाका हो गया है। ठीक है, इसी को हम लोग हॉस्ट कहते हैं, है ना। और ये ब्लॉक माउंटेन बना रहा है। ये सारे के सारे ब्लॉक माउंटेन के फीचर हैं। ये हॉस्ट और ग्रेबन जो है ये ब्लॉक माउंटेन के फीचर है। समझ में आया ना? ठीक है, तो अभी कैसा सीन है? तो देखो, ये आपको पूरा का पूरा भारत का ये जो पेनिनसुलर इंडिया है वो इस तरीके का है, इस तरीके का स्लोप है। ये आपको एक स्कार्पमेंट है। स्कार्पमेंट यानी कि कगार है, यानी कि वेस्टर्न घाट है ना। और बीच में इसकी बात हो रही है, इस बीच में आपको रिफ्ट वैली क्रिएटेड है जिसका स्लोप वेस्टवर्ड है। यही कारण है जो यहाँ से दो नदियां नर्मदा और ताप्ती जाके अरेबियन सी में गिरती हैं। ठीक है, और जब अरेबियन सी में गिरती हैं, ठीक है, तो कोई डेल्टा नहीं बनाती हैं। क्यों? क्योंकि ये जो रिफ्ट वैली में मूव कर रही होती हैं, तो इनके पास कोई मिट्टी ही नहीं होती है जो ये कैरी कर सके। ठीक है, तो यही कारण है नो एल्यूवियल, और दैट्स वाई नो डेल्टा डिपॉजिट्स। क्लियर है? और ये बनाती क्या है? तो एस्चुरीज बनाती हैं। एस्चुरीज क्या हुआ? तो वो एक ऐसा मुहाना जो कि समझ जाओ फ्रेश वाटर का ऐसा मुहाना जो कि खारे पानी से मिलता है, इसी को हम लोग एस्चुरीज कहते हैं। तो यही कहानी है। बार बार सवाल पूछते हैं और हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में नर्मदा ताप्ती को लेके सवाल पूछ देते हैं, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। चलिए, अब हम लोग मेन रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर से। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स मेजर वाले कौन कौन से हैं? तो लूनी, साबरमती, माही, श्रवती, नर्मदा और ताप्ती। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं लूनी नदी की। ये राजस्थान का सबसे बड़ा रिवर है, और ये वेस्ट ऑफ अरावली से निकलती है। ठीक है, ओरिजिन कहाँ पे होता है कभी कभी ये पूछ देते हैं, तो ये अजमेर के नजदीक से निकलती है। ठीक है, दो स्ट्रीम्स हैं, सरस्वती और सागरमती। साबरमती मत समझ लेना, साबरमती अलग रिवर है, सागरमती की बात हो रही है। ठीक है, तो कभी कभी मैंने देखा है जो लूनी के बगल में साबरमती लिखा होता है तो गलत है, वो सागरमती है। ठीक है, सागरमती और सरस्वती इन दोनों के मिलन से लूनी रिवर क्रिएट होती है। ठीक है, और ये साउथ वेस्ट मूव करती है। रण ऑफ कच्छ, ये जो इलाका है ना गुजरात का, रण ऑफ कच्छ, यहाँ पे ये नदी जो है ना ये खत्म हो जाती है। खत्म हो जाती है, कब खत्म हो जाती है, कैसे खत्म हो जाती है? किसी समंदर में जाती है? तो नहीं, किसी समंदर में नहीं जाती है, ये जमीन पर ही खत्म हो जाती है। इसीलिए इसको इनलैंड ड्रेनेज कहते हैं। ठीक है, और ये एक एफेमेरल रिवर सिस्टम है। एफेमेरल का मतलब क्या होता है? तो एफेमेरल का मतलब होता है क्षण भंगुर, मतलब खत्म, कुछ समय के लिए था और फिर खत्म। ठीक है, तो एकमात्र ऐसी नदी है जो आपको जमीन पर ही खत्म हो जा रही है, यहीं पे बिखर जा रही है। लेंथ 495 किलोमीटर्स। इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है जो ये एक एफेमेरल रिवर सिस्टम है जो कि रण ऑफ कच्छ में खत्म हो जाती है। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए, और ये अजमेर के पास से निकलती है। चलिए, एक सवाल था जो इस बार के सीजीएल में पूछा गया था 2024 में, इन विच ग्रुप ऑफ स्टेट्स डज द लूनी रिवर फ्लोज। तो दोस्तों, लूनी रिवर जो है ना वो राजस्थान और गुजरात में बहती है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी राजस्थान एंड गुजरात। विच फाइनली ड्रेन्स इनटू द रण ऑफ कच्छ। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल है, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा था इसी साल।
A significant river of the Indian desert, Luni, originates from the western slope of the Aravali range near which place in Rajasthan? तो राइट आंसर इज अजमेर। अजमेर के पास से निकलती है। पुष्कर वैली है ना, पुष्कर वैली है वहां पे, वहीं के पास से निकलती है। दो नदियां मिलती हैं, सरस्वती और सागर मती। पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अब बात कर लेते हैं साबरमती की। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने देखा था, देखो मैप देखो, ये इस तरीके से निकल जाती है और रण ऑफ कच्छ में ये खत्म हो जाती है ना। और अब बात हो रही है साबरमती की। तो देखो साबरमती कहाँ से निकलती है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अक्सर लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, जो साबरमती जो रिवर है वो गुजरात से निकलती है। तो दोस्तों ये गुजरात से नहीं निकलती, ये राजस्थान से निकलती है। और सबसे बड़ा इसका जो लेंथ है वो गुजरात में जरूर है, लेकिन ये निकलती है आपको राजस्थान से। मैप में देखो चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो देखो ये उदयपुर है, उदयपुर में ही के ही पास में जो अरावली रेंज है वहां से ये निकलती है साबरमती, ठीक है, राजस्थान में। और फिर ये साउथ वेस्ट मूव करती है, राजस्थान और गुजरात। राजस्थान में देखो कितना छोटा इलाका कवर करती है, मात्र 48 किलोमीटर्स, और गुजरात में 323 किलोमीटर्स। और गांधी जी ने इस नदी को फेमस कर दिया साबरमती आश्रम, आपने सुना होगा। और ये साबरमती आश्रम आपने सुना होगा गांधी जी की लाइफ से रिलेटेड है। वो कहाँ पे था, तो गुजरात के अहमदाबाद में था। मैप में देखो आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे साबरमती रिवर फ्रंट है, ठीक है, वो भी बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड है। जब आप गूगल करोगे तो आपको दिखेगा, जो बहुत ही ज्यादा डेवलप किया गया है साबरमती रिवर को। अहमदाबाद में रिवर फ्रंट बनाया गया है, ठीक है। और इसका टर्मिनेशन कहाँ पे होता है, तो ये गल्फ ऑफ खंबात है। ये वाला जो एरिया है ना, इसको हम लोग कहते हैं गल्फ ऑफ खंबात। वहां पे ये रिवर ड्रेन हो जाती है, कहाँ पे, तो अरेबियन सी में, ठीक है। तो दोस्तों ये याद आप याद रखेंगे, ये कच्छ का इलाका है, ठीक है। ये है, आपको मैप देखो, ये है गल्फ ऑफ कच्छ और नीचे है गल्फ ऑफ खंबात। और आपने ये सुना होगा गिर नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो इस वाले इलाके में गिर नेशनल पार्क है, जहाँ पे एकमात्र हमारे पूरे भारत में एशियाटिक लायन मिलते हैं ना, शेर, बब्बर शेर, ठीक है, वो यहीं पे आपको देखने को मिलेंगे। पूरे भारत में यहीं पे मिलते हैं एशियाटिक लायन, और कहीं नहीं, ठीक है। कहाँ पे, तो गिर नेशनल पार्क में। तो ये पूरी की पूरी कहानी है गुजरात की। तो साबरमती आपने समझ लिया। चलिए एक सवाल है जो आरआरबी एनटीपीसी में इसी बार पूछा था, ठीक है। द साबरमती रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। जैसा कि मैंने आपको बताया, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जो कहाँ से निकली है, ठीक है। तो राइट आंसर इज अरावली हिल्स, राजस्थान, ठीक है। कहाँ पे, तो अरावली हिल्स राजस्थान, नियर उदयपुर। याद रहेगा आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग समझते हैं माही रिवर के बारे में। माही रिवर कहाँ पे बहती है, तो देखो माही रिवर कहाँ से बहती है ये भी कभी कभी पूछ देते हैं। तो ये आपको बहती है मध्य प्रदेश से, ठीक है। मध्य प्रदेश से फिर कहाँ जाती है, तो ये जाती है राजस्थान। फिर कहाँ जाती है, तो ये आती है गुजरात। अब ये जो इसका सफर है इस तरीके का है, ठीक है, ये हेयर पिन की तरह है। इसने क्या किया, इसने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को दो बार काट दिया। देखो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इस तरीके से पास करता है, ठीक है। यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन सभी से पास करते हुए आगे बढ़ता है। याद करने का तरीका हम लोगों ने देखा था, मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार जो कि आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का रूट बताता है, ठीक है। तो आप देखो जो माही रिवर जो है ना, इसको दो बार काटती है इस तरीके से। यहाँ पे देखो दो बार काटती है, कभी कभी ये पूछ देते हैं। ये नदी कहाँ पे जाके गिरती है, तो ये भी गल्फ ऑफ खंबात में जाकर गिरती है, ठीक है। और बस यही है, इतना अगर आपने समझ लिया तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। कभी कभी ये भी पूछ देते हैं, जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कहाँ पे काटती है, कौन कौन से स्टेट में काटती है। तो दोस्तों इस तरीके से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कटता है, यानी कि एक कट रहा है आपको गुजरात में और दूसरा कट रहा है राजस्थान में, ठीक है। बस इतना आपको समझना है। दोस्तों अब श्रावती रिवर के बारे में बात कर लेते हैं। श्रावती रिवर कहाँ पे है, तो ये कर्नाटका में है, यहाँ पे है आपको श्रावती रिवर। अब जहाँ पे श्रावती रिवर है ना, ये जो पूरा का पूरा इलाका है, यहाँ पे आपको वर्ल्ड के बड़े बड़े वाटरफॉल्स देखने को मिलेंगे। देखो कुछ कुछ चीजें आपको समझनी होंगी, याद करनी पड़ेंगी। ये
जो गरसप्पा फॉल और जॉग फॉल एक ही फॉल है। गरसप्पा फॉल और जॉग फॉल, ये दोनों जो वाटरफॉल है ना, वो आपको श्रावती रिवर पे ही है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये शिमोगा डिस्ट्रिक्ट जो है ना, ये वाटरफॉल के लिए बड़ा ही फेमस माना जाता है। ठीक है, तो श्रावती रिवर पे गरसप्पा फॉल है, जॉग फॉल है। ठीक है, अगर पानी की हाइट, जितना वॉल्यूम गिर रहा है वो सीधे अगर नीचे जमीन पे गिर रहा है और इस हाइट को कंसिडर किया जाए, तो ये हाईएस्ट वाटरफॉल हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कंसिडर करते हैं, तो इसके हिसाब से कुंचिकल फॉल जो है ना, जो कि वराही रिवर पे है, यहीं पे है वराही रिवर भी, और बरकाना फॉल जो कि सीथा रिवर पे है, ये दोनों जो है ना वो जॉग फॉल से बड़े हैं। यानी कि थर्ड हाईएस्ट ये हो जा रहा है जॉग फॉल। सबसे बड़ा हाईएस्ट आपको वाटरफॉल कौन सा है, तो कुंचिकल वाटरफॉल किस रिवर पे है, तो वराही रिवर पे है। उसके बाद बरकाना फॉल जो कि सीथा रिवर पे है, और उसके बाद जॉग फॉल जो कि श्रवती रिवर पे है। ठीक है, तीनों के तीनों आपको शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, इसको शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट भी कहते हैं, कर्नाटका में ये स्थित है। तो ये बात आपने समझ ली या फिर कोई कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो, जॉग फॉल और गड़सप्पा फॉल एक ही फॉल है और बहुत ही चौड़ा फॉल है। ठीक है, लेकिन जब भी हाईएस्ट फॉल की बात आएगी तो ये होगा कुंचिकल फॉल जो कि वराही रिवर पे है। फिर आता है बरकाना फॉल और तीसरे नंबर पे आता है जॉग फॉल। बस इतना समझना है, सारे यहीं पे हैं। एक एक रिवर के नाम आपको पता हो जाने चाहिए। कुंचिकल वराही पे है, बिल्कुल पता होना चाहिए, और श्रवती पे गरसप्पा फॉल है, जॉग फॉल है, बिल्कुल पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी और कुछ पता हो ना हो, काम आपका हो जाना है। इस बार के एसएससी स्टेनो में सवाल ये आया था, तो जॉग फॉल जो है कर्नाटका में, ये किस रिवर पे है? तो राइट आंसर इज श्रवती रिवर। ठीक है, चलिए नर्मदा की बात कर लेते हैं। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, जब भी पेनिनसुलर इंडिया के रिवर की बात आएगी तो नर्मदा का नाम सबसे पहले आएगा। क्यों? क्योंकि यहीं से तो डिवीजन होता है नॉर्दर्न इंडिया और पेनिनसुलर इंडिया का, है ना। तो नर्मदा की बात करें तो लेंथ है इसका 1312 किलोमीटर्स। ड्रेनेज बेसिन ये 98,796 स्क्वायर किलोमीटर का बनाती है। इंपॉर्टेंट नहीं है। तो लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये इंपॉर्टेंट है। लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर नहीं है, ये लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये बात आपको समझनी होगी। ठीक है, कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक प्लेट्यू से ये निकलती है। देखो दोस्तों, ऐसा है, जो यहाँ पे है अमरकंटक प्लेट्यू, और यहाँ से रेडियल ड्रेनेज के थ्रू नर्मदा नदी निकलती है, और एक रेडियल ड्रेनेज के थ्रू सोन नदी निकलती है, जो कि गंगा में जाके मिल जाती है। कहाँ पे? तो पटना में। ठीक है, और एक ब्रांच जो है आपको नर्मदा बन के वेस्टवर्ड मूव करता है थ्रू रिफ्ट वैली। ठीक है, कौन से रिफ्ट वैली के थ्रू? तो आपको सतपुरा और विंध्या रेंज के बीच का जो रिफ्ट वैली है ना, उसके थ्रू ये बहती है। और कौन कौन से स्टेट होके बहती है, ये समझ लो। एक बात आपको समझनी होगी, जो कभी कभी ये पूछ देते हैं, जो नर्मदा नदी कहाँ कहाँ बहती है? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में बहती है? नहीं, आंसर इज नो। इसको आप समझ लो। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब इसको सपोर्ट करने वाली नदी बह रही है। अब नर्मदा का ड्रेनेज बेसिन इस एरिया में आता है, लेकिन नर्मदा नदी छत्तीसगढ़ में नहीं बहती है। फिर मैप में आपको क्या दिख रहा है? तो मैप में यहाँ पे देखो अमरकंटक प्लेट्यू है, यहीं से ये रिवर स्टार्ट होती है। और ये जो अमरकंटक प्लेट्यू है, ये दोनों में फैला हुआ है, आपको मध्य प्रदेश और आपको छत्तीसगढ़ में भी है। ठीक है, तो लेकिन नदी जो है ना, वो आप देखो मध्य प्रदेश में बह रही है, फिर ये गुजरात में एंटर कर रही है। ठीक है, और लेकिन इसके बीच में महाराष्ट्र का भी एरिया ये कवर कर रही है। इंपॉर्टेंट है ये आपको समझना। तो इसका जो फ्लो है वो वेस्टवर्ड है, पॉइंट नंबर वन। रिफ्ट वैली के थ्रू बहती है। कौन से रिफ्ट वैली? तो सतपुरा और विंध्या। ठीक है, और ये इसका फ्लो जो है वो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, ये आपको समझना होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको मार्बल के रॉक्स हैं। ठीक है, जो कि अब इसको कट गए हैं। कट के कारण, क्यों कट गए हैं? तो एक तो रिफ्ट वैली है, और इसी कारण से डीप गॉर्ज बनाते हैं। कभी कभी ये पूछ देते हैं, जो धुआंधार वाटरफॉल किस नदी पे है? तो दोस्तों आंसर इज नर्मदा वाटरफॉल। याद कर लेना, बहुत बार सवाल पूछा गया है। ठीक है, और ये एस्चुरी कहाँ पे बनाती है? तो ये बनाती है भरूच में, यानी कि यहाँ पे ये एस्चुरी बनाती है। एक और सवाल कभी कभी पूछ देते हैं, जो सरदार सरोवर प्रोजेक्ट जो है वो कौन सी नदी पे बना हुआ है? तो नर्मदा पे बना हुआ है। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इसको स्टार्ट किया था, सरदार सरोवर डैम के प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था। कब स्टार्ट किया था? तो 5 अप्रैल 1961 में। लेकिन इसको कंप्लीट कब हुआ? ये कंप्लीट कब हुआ? तो 2017 में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, उन्होंने इसका फीता काटा और उसको इनॉग्रेट किया।
तो ये इतना बड़ा अंतर है, आप देख लो। ठीक है, कहाँ पे है? तो गुजरात में है ये चीज, सरदार सरोवर डैम। समझ में आया? तो ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। अमरकंटक प्लेट्यू रीजन हैज विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोइंग थ्रू इट? तो राइट आंसर इज नर्मदा। ठीक है, सिलेक्शन फेज 13 का ही ये सवाल है। ठीक है, तो इतना आपने समझ लिया, तो आगे बढ़े। अब तापी की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने समझा था, जो दो नदियां हैं, एक तो नर्मदा और दूसरा तापी, जो कि वेस्टवर्ड मूव करती हैं थ्रू द रिफ्ट वैली, है ना। कहाँ से निकलती है? तो एक चीज आपको याद रख लेना है, जो ये सतपुरा रेंज से निकलती है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, बहुत बार ये बैतूल वर्ड आपको देखने को मिलेगा, इसलिए मैंने हाईलाइट भी कर दिया है। ठीक है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश, यहाँ से ये निकलती है। और क्या है, बस ये समझ लो जो इसका कोर्स कैसा है, तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात सेम। अरेबियन सी में जाके ये गिरती है गल्फ ऑफ खंबात नियर सूरत। मेजर वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ठीक है, पैरेलल टू नर्मदा बहती है। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट इस पे है उकाई डैम, इसी पे है। ठीक है, नियर सूरत, गुजरात। ठीक है, और इसी डैम को वल्लभ सागर डैम भी कहते हैं। बस इतना आपको तापी के बारे में पता होना चाहिए। दोस्तों अब हम लोग बात कर ले रहे हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स की। ठीक है, शुरुआत करते हैं हम लोग सुबर्ण रेखा रिवर से। सुबर्ण रेखा रिवर आपको कहाँ पे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में देखने को मिल जाएगा? आपसे सवाल ये पूछ देंगे, जो हुंड्रू फॉल्स कौन सी नदी पे है? तो राइट आंसर इज सुबर्ण रेखा फॉल। ठीक है, और इस रिवर को गोल्डन स्ट्रीक भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी बालू में ट्रेसेस ऑफ गोल्ड भी देखने को मिलते हैं। कैसे पता चलेगा? तो थ्रू प्लेसर डिपॉजिट्स। प्लेसर डिपॉजिट्स क्या होते हैं? तो देखो, नदियों की जो रेत होती है ना, इसमें छोटे छोटे आपको सोने के कण होते हैं, जिसको हम लोग प्लेसर कहते हैं, प्लेसर डिपॉजिट्स कहते हैं। ठीक है, तो इसमें सोने के कण आपको देखने को मिल जाएंगे। अब वहां पे जाके ढूंढने मत लग जाना, क्योंकि बहुत ही कम मात्रा में आपको दिखेंगे। ठीक है, तो लेकिन इसको गोल्डन स्ट्रिक भी कहा जाता है। ठीक है, इतना आपने समझ लिया। कहाँ से निकलती है? तो देखो, ये है आपको झारखंड। झारखंड के छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलती है, रांची के पास में। ठीक है, और झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, ये इसका कोर्स है। देखो, वेस्ट बंगाल में एंटर करती है, फिर उड़ीसा में एंटर कर जाती है। ठीक है, और बे ऑफ बंगाल में ये जाके गिर जाती है। ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, बस इतना आपको पता होना चाहिए। दो चीजें मैंने बता दी, अक्सर सवाल इसी से पूछे जाते हैं। जो इस पे हुंड्रू फॉल किस नदी पे है? तो सुबर्ण रेखा। और कहाँ पे गोल्डन स्ट्रीक देखने को मिलता है? प्लेसर डिपॉजिट में। तो राइट आंसर है सुवर्ण रेखा, इसलिए इसका नाम है सुवर्ण रेखा। गोल्डन स्ट्रीक मतलब सुवर्ण यानी कि गोल्ड, और रेखा यानी कि स्ट्रीक। समझ में आया? ब्रह्मणी रिवर की बात कर लेते हैं। एक चीज आपको समझना होगा, देखो, यहाँ आपका सुवर्ण रेखा है। ठीक है, इस तरीके से बहती है। ठीक नीचे में उड़ीसा में आपको ब्रह्मणी रिवर बहती है। ब्रह्मणी रिवर आपको बनी है दो नदी के संगम से। कौन सी? तो संख और साउथ कोयल। ठीक है, कहाँ पे? तो नियर राउरकेला, उड़ीसा। ये राउरकेला है, ये इलाका जो है ना, राउरकेला स्टील फैक्ट्री के नाम से भी बड़ा फेमस है। ठीक है, किसने लगाया था? तो जर्मनी ने लगाया था, याद कर लेना। वैसे भी इंडस्ट्री जब मैं कवर कराऊंगा तो ये चीजें आपको याद हो जाएंगी। कैसे मैंने याद रखा है? तो राहुल गांधी। ठीक है, तो राहुल केला और जी फॉर जर्मनी, राहुल गांधी। तो यहाँ पे स्टील फैक्ट्री है, जो कि जर्मनी के सहयोग से लगाई गई थी। तो यहीं से बहती है आपको ब्रह्मणी रिवर, जो कि झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा होते हुए बहती है। ठीक है, तो ये राउरकेला है। अब यहाँ से साउथ कोयल और संख नदी आती है, और यहीं पे संगम होके ये आगे बढ़ता है। कहाँ पे खत्म होता है? तो बे ऑफ बंगाल में खत्म होता है। ठीक है, बस इतना अगर आपने समझ लिया तो बहुत ही अच्छी बात है। एक बात और समझना होगा आपको, जो यहाँ पे महानदी का भी डेल्टा है और ब्रह्मणी का भी डेल्टा है, दोनों मिलकर डेल्टा बनाती है। और यहाँ पे भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इंपॉर्टेंट क्यों है ये समझना। भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ना, कहाँ पे है? तो ये उड़ीसा में है। ठीक है, और भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपको ईस्चुराइन क्रोकोडाइल्स देखने को मिलते हैं। अब ये ईस्चुराइन क्रोकोडाइल्स क्या होते हैं? तो इनको सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये क्यों फेमस है? तो देखो भाई, हमारे यहाँ सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल बहुत ही कमी जगह पे मिलते हैं। तो भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपको सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल देखने को मिल जाएगा। अब इसमें खासियत क्या है? तो ये आम क्रोकोडाइल से बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं। समझ जाओ, दुगुना तिगुना लंबे होते हैं। ठीक है, जब ये फुल लेंथ पे आते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा लंबे चौड़े होते हैं। ठीक है, भितरकनिका नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है,
एक सवाल है जो इस बार के 2020 के सीजीएल में आया था। व्हाट इज द नेम ऑफ द रिवर फाउंड बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द संख रिवर एंड द साउथ कोयल रिवर इन द वेद व्यास इन ओडिशा। संख कोयल रिवर मिलके क्या बनती है? तो ये बनती है ब्रह्मणी। ठीक है। एक ब्राह्मण था, मशहूर ब्राह्मण था, वो शंख बजाता था और उसकी आवाज सुन के कोयल दौड़ी चली आती थी। ऐसे याद करोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है। देखो वैसे इस सभी की नौबत नहीं पड़ेगी आपको, क्यों? क्योंकि अगर आप बार बार रिवाइज करोगे ना, तो आपको ये सारे नाम पता चल जाएंगे। पेन्ना रिवर, सुवर्ण रेखा, साबरमती। देखो साबरमती के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। सुवर्ण रेखा, गोल्डन स्ट्रीक कहाँ पे? तो झारखंड से बहती है। और कुंडू फॉल्स इसी पे है, रांची के पास में। ठीक है। पेन्ना रिवर के बारे में बात करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट रिवर है। ब्रह्मणी के बारे में मैंने बता दिया है। आगे धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों एक और सवाल है, थोड़ा सा टफ सवाल है ये। ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। अब यूपीएससी का सवाल है तो टफ तो होगा ही। ठीक है, सवाल सुनो क्या है। नदी है ब्रह्मणी, नागवेली, नागवली, ठीक है, सुवर्ण रेखा और वंशधारा। विच आर द फॉलोइंग राइज फ्रॉम द ईस्टर्न घाट। अब ईस्टर्न घाट से ये कौन सी नदी निकलती है? दोस्तों ईस्टर्न घाट कहाँ से स्टार्ट होता है? तो ओडिशा से स्टार्ट होता है। ये बात आप समझ लो। ठीक है। तो यानी कि उससे ऊपर से कोई नदी बह रही होगी तो वो ईस्टर्न घाट का पार्ट नहीं होगी। क्लियर है? तो अभी हम लोगों ने देखा जो सुवर्ण रेखा जो है ये छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलती है। तो इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो। ऑप्शन नंबर 3 जहां जहां हो वो उसको खत्म कर लो। ठीक है। अब बचे दो ऑप्शन। ठीक है, 1 एंड 2 एंड 2 एंड 4। यानी कि 1 एंड 4 पे हमें देखना है। ब्रह्मणी रिवर के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा जो ब्रह्मणी रिवर जो है इसका भी ओरिजिनेशन जो है वो आपको झारखंड और इसका बॉर्डर है, उड़ीसा का बॉर्डर है। ठीक है। यानी कि ऊपर से आ रही है साउथ कोयल और फिर आ रही है शंख, है ना? और ये दोनों मिलकर ब्रह्मणी बना रही है। ठीक है। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो 1 एंड 3 दोनों खत्म हो गए। तो आंसर विल बी 2 एंड 4 ओनली। अब 2 एंड 4 वाले जो दो रिवर हैं, नागवली और वंशधारा, अगर आपने इन दोनों का नाम नहीं भी सुना हुआ है, सिर्फ ब्रह्मणी और सुवर्ण रेखा सुना हुआ है, तो आप सही ऑप्शन टिक लगा सकते हो। ठीक है। चलिए अब महानदी की बात कर लेते हैं। महानदी से कभी कभी एक तो उनके ट्रिब्यूटरी से रिलेटेड सवाल पूछ देते हैं, और एक हीराकुड डैम बहुत ही कॉमन सवाल है जिसपे पूछा जाता है। जो हीराकुड डैम जो है वो कौन से रिवर पे है? तो आंसर इज महानदी। तो महानदी के बारे में आपको क्या चीजें समझनी होगी? सबसे पहली बात ये समझनी होगी जो ये छत्तीसगढ़ से निकलती है और उड़ीसा होते हुए बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। बड़ा हिस्सा इसका छत्तीसगढ़ में है, छोटा हिस्सा आपका उड़ीसा में है। लगभग बराबर है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी नापा जाए तो 53% जो है वो छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में 47% में। एनसीईआरटी में दिया है तो फिर हमें तो पढ़ना पड़ेगा, है ना? कहाँ से निकलती है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ पे है सिहावा हिल्स। ठीक है। सिहावा हिल्स छत्तीसगढ़, वहां से निकलती है महानदी। क्लियर है? अब इसके कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। नाम देख लो, आपको याद हो जाने चाहिए। तेल, जोंक, ओंग, हसदेव, मांड, इब, सियोनाथ। अब आप इसको याद करने मत बैठ जाना, क्योंकि जब भी इसके ट्रिब्यूटरी पूछे जाते हैं तो एक रिवर नाम नहीं देगा आपको, दो चार दे देंगे एक साथ। तेल, जोंक, ओंग, हसदेव, मांग, कौन से? शिवनाथ। कौन से रिवर के ट्रिब्यूटरी हैं? तो महानदी के ट्रिब्यूटरी हैं। अब दोस्तों यहाँ पे है हीराकुड डैम। हीराकुड डैम जो है ना, ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट अर्दन डैम है। ठीक है। और बहुत ही फर्टाइल एल्यूवियल प्लेन प्रोवाइड करता है। देखो, और ये आप समझो हमारे भारत का पहला मेजर मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट था। ठीक है। और जब मैं 5 ईयर प्लान पढ़ाऊंगा तो ये सारी चीजें और भी विस्तार से बताऊंगा। अब ये जो आप इमेज देख रहे हो ये गूगल अर्थ से लिया गया है। आप जाओगे गूगल मैप पे, आप जूम करोगे तो आपको यही देखने को मिलेगा। इस तरीके से हीराकुड डैम लिखा हुआ है। ठीक है। इतना बड़ा अर्दन डैम है ये। ठीक है। पूछ देते हैं, जब भी अर्दन डैम की बात आएगी ना, तो ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट अर्दन डैम है जो मिट्टी का बना हुआ है। चलिए इस बार कैस्टेनो में सवाल पूछा था जो विच रिवर इज द मेन सोर्स ऑफ द वाटर फॉर द हीराकुड डैम। द राइट आंसर इज महानदी। क्लियर है? कभी कभी ये भी पूछ देते हैं जो ये बना कब था। तो देखो जब इसका उद्घाटन क्या हुआ था, मतलब बनना शुरू हुआ था 1947 में और ये बन के तैयार हुआ था 1957 में। दोनों का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने ही किया था। मतलब जब ये बनना शुरू हुआ था तब भी इन्होंने फीता काटा था, जवाहरलाल नेहरू ने। और जब ये बन गया था
तो बटन इन्होंने ही दबाया था, जवाहरलाल नेहरू ने, और पानी का फ्लो हुआ था। और उससे पहले महानदी को सोरो ऑफ ओडिशा कहते थे, इतनी तबाही मचाता था महानदी। लेकिन जब बांध बन गए तो फिर पानी को कंट्रोल हम लोगों ने किया, अब फिर वहां पे प्रोजेक्ट्स वगैरह स्टार्ट हुए। चलिए दोस्तों, गोदावरी की बात कर लेते हैं। ये पेनिनसुलर इंडिया का लार्जेस्ट रिवर है। ठीक है, ये आपको बात समझनी होगी। देखो कितना बड़ा कोर्स है, यहाँ से बहती है ऐसे 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 करके, इधर पूरा का पूरा मैप देखोगे ना तो ऐसे कवर कर रही है। एक एक चीज आपको बताऊंगा। सबसे ज्यादा सवाल इससे ट्रिब्यूटरी से पूछे जाते हैं, एक एक ट्रिब्यूटरी आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, पहले चीजों को आप समझो, याद कराना मेरा काम है। सबसे पहली बात, इसको दक्षिण गंगा भी बुलाते हैं, गंगा ऑफ द साउथ भी बुलाते हैं, और वृद्ध गंगा भी बुलाते हैं। ठीक है, क्लियर है? गोदावरी को दक्षिण गंगा, गंगा ऑफ द साउथ, वृद्ध गंगा भी बुलाते हैं। CHSL, MTS, RRB, इन सभी में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, कभी भी पूछ देंगे। ठीक है, लार्जेस्ट रिवर है पेनिनसुलर इंडिया का। अगर ये पूछा जाएगा जो वेस्ट फ्लोइंग लार्जेस्ट रिवर कौन सा है, तो वो है नर्मदा। कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, पेनिनसुलर इंडिया का वेस्ट फ्लोइंग सबसे लंबा नदी कौन है, तो नर्मदा। पेनिनसुलर इंडिया का सबसे लंबा नदी कौन है, तो गोदावरी। ठीक है, कहाँ से बहती है, तो त्रियंबकेश्वर, नासिक, वेस्टर्न घाट से, यहाँ से। याद नहीं रहता कोई बात नहीं, मैं याद कराऊंगा, वेट कर लेना। ठीक है, इसका लेंथ कितना है, 1465 किलोमीटर्स। नर्मदा का लेंथ कितना है, तो 13 समथिंग था। ठीक है, जैसा कि मुझे याद आ रहा है। ठीक है, अब कौन कौन से स्टेट होके बहती है ये देख लेते हैं। देखो, एक तो महाराष्ट्र, यहाँ से स्टार्ट होता है, कहानी यहाँ से शुरू होती है। ठीक है, अब जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है, यहाँ पे वाटर डिवाइड है, यानी कि वेस्टर्न घाट है। अब ये ऊंचा वाला इलाका है और पानी आपको इधर की ओर मूव करेगा। महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना, यहाँ पे उल्टा लिख दिया मैंने, छत्तीसगढ़ यहाँ पे लिख गया। ठीक है, उसके बाद तेलंगाना और फिर आंध्र प्रदेश। क्लियर है? तो इस तरीके से ये नदी मूव करती है। इसके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन से हैं, बस नाम एक बार सुन लेना, याद करने मत बैठना, मैं कराऊंगा याद। पूर्णा, मनेर, पेनगंगा, प्राणहिता, और वारधा वेनगंगा मिलके प्राणहिता बनाती है। ठीक है, और ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इसकी। उसका ताल, फिर इंद्रावती, सबड़ी, बोथ राइजेस फ्रॉम द ईस्टर्न घाट। ठीक है, कौन सी, इंद्रावती और सबड़ी। ठीक है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन है, तो इसकी सबसे बड़ी सिग्निफिकेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है मंजीरा। क्लियर है? अब इस पे कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं गोदावरी पे, तो पोलावरम प्रोजेक्ट, जायकावाड़ी डैम। ठीक है, इसके अलावा कोलेरू लेक जो है, ये कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच में है। ठीक है, यहाँ पे कोलेरू लेक है, कभी कभी पूछ देते हैं, इंपॉर्टेंट है आपको समझना। जो कोलेरू लेक जो है वो कहाँ पे है, तो कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच में है कोलेरू लेक। ठीक है, अब हम लोग एक सवाल देखते हैं। सवाल यह है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फॉर्म्स अ डेल्टा अलोंग द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। नर्मदा, दोस्तों नर्मदा तो अरेबियन सी में जाती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। और दूसरी बात, ये डेल्टा नहीं बनाती है, ये ईस्चुरी बनाती है ना। तो ये बात आपको समझनी होगी। तापी, तापी भी आपको अरेबियन सी में गिरती है, डेल्टा नहीं बनाती है, ईस्चुरी बनाती है। ठीक है, माही, माही जो है वो भी वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर है। ठीक है, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। गोदावरी, गोदावरी क्या है, तो गोदावरी ईस्टवर्ड बहती है, बे ऑफ बंगाल में गिरती है और बनाती है डेल्टा। क्लियर है? डेल्टा कहाँ बनाती है, तो दोस्तों डेल्टा बनाती है ये यमन एनक्लेव में। पूछा हुआ सवाल है, SSC में एक बार पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, अब चलिए चीजों को समझते हैं। त्रिंबकेश्वर नासिक से ये नदी निकलती है, निकलने के बाद आगे बढ़ती है तो यहाँ से एक प्रवर रिवर है और दूसरा मूल रिवर है। ये आगे जाके मिल जाती है, और मेनली प्रवर रिवर ही जाके आ, गोदावरी से मिलती है। क्लियर है? तो मूल और प्रवर मिलके, मूल रिवर जो है वो प्रवर से मिलती है, और प्रवर जो है आपको गोदावरी से मिलती है। पहली नदी यहाँ पे मिल गई। दूसरी नदी इधर आ जाओ, दूधरा और पूर्णा आगे जाके मिलती है, और ये पूर्णा ही कहलाती है जब ये गोदावरी से जाके मिलती है। नीचे मंजीरा जो है, ये लॉन्गेस्ट आपको ये है ट्रिब्यूटरी है, किसकी, तो गोदावरी की। यहीं पे आपको निजाम सागर डैम भी है। ठीक है, और ये निजामाबाद में जाके मिलती है। एक दो बार मैप देख लोगे, ड्रॉ कर लोगे, चीजें याद रह जाती हैं। ठीक है, अब आ जाओ ऊपर। ठीक है, पेन गंगा, वारधा, ठीक है, मिलके, और वेन गंगा मिलके बनाती है प्राणहिता। बस इतना समझ लो। बाकी पेंच रिवर भी यहीं पे है, लेकिन इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। बस इतना याद रख लो, जो पेन गंगा वारधा मिलके
और वेनगंगा मिलके प्राणहिता बनाती है और ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। तो आपने लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी पढ़ लिया मंजीरा और लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है आपको प्राणहिता, ठीक है। फिर आगे जाओगे तो मनेर रिवर इससे जुड़ जाती है। फिर आगे जाओगे तो इंद्रावती रिवर जुड़ती है। फिर कभी कभी पूछ देते हैं जो कौन सी ईस्टर्न घाट से आती है नदियां, तो इंद्रावती और दूसरी सबरी, ये दोनों रिवर जो हैं वो ईस्टर्न घाट से आती हैं और गोदावरी से जाके मिलती हैं। फिर आगे बढ़ोगे तो फिर यहाँ पे बाली मेला रिजर्वॉर जो है वो भी कनेक्टेड है किससे, तो गोदावरी से। और फिर आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे आपको पोलावरम प्रोजेक्ट देखने को मिल जाएगा। पोलावरम प्रोजेक्ट से आगे बढ़ोगे तो फिर ये जो गोदावरी रिवर है ये 7 डिस्ट्रीब्यूटरी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक पहले जब वो बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है, ठीक है। कौन कौन सी, तो देखो ये जो 7 डिस्ट्रीब्यूटरीज है ना वो आपको ऋषि मुनियों के नाम पे है, ठीक है। कौन कौन, तो गौतमी, गोदावरी, वशिष्ठ, ठीक है। मतलब गौतमी गोदावरी, वशिष्ठ गोदावरी, ऐसे ही करके ये सारे के सारे जो हैं वो ऋषि मुनियों के नाम पे हैं। इंपॉर्टेंट है गौतमी और वशिष्ठ, ठीक है। और यहीं पे यमन इनक्लेव है। और ये जो सातों ऋषि मुनि के नाम पे है ना, तो इसको सप्त गोदावरी भी कहते हैं, ऑल ड्यू टू द 7 माउथ। ये जो इलाका है पोलावरम और ये जो डिस्ट्रीब्यूटरीज हो रही है उसके बीच का इलाका, इसको हम लोग कहते हैं राजमुंद्री। क्लियर है। अब गोदावरी को हम लोग दक्षिण गंगा भी कहते हैं, सेकंड लार्जेस्ट, ठीक है, और थर्ड लार्जेस्ट बेसिन। अभी तो हम लोगों ने पढ़ा था जो ये लार्जेस्ट है, तो दोस्तों सेकंड लार्जेस्ट ओवरऑल, वैसे तो गंगा है ना। अब इसी चीज को यहाँ पे कलरफुल मैप है, आप एक दो बार उस मैप को देखोगे तो चीजें समझ में आएंगी जो किस तरीके से ये आपको निकलती है त्र्यंबकेश्वर से, फिर प्रवर आके मिलती है, ठीक है। आगे बढ़ती बढ़ते बढ़ते आती है और इस तरीके से आने के बाद यहाँ पे ये सेपरेट हो जाती है, कहाँ पे, तो राजमुंद्री के पास। और यहीं पे सर आर्थर कॉटन बराज भी है। दोस्तों अब हम लोग चलते हैं, याद करते हैं सारे के सारे ट्रिब्यूटरीज। इसके लिए आपको एक कहानी समझना होगा। ये बुढ़िया है, ठीक है, और बुढ़िया का ये बेटा है प्राण, ठीक है। और ये मतलब बेहोश हो जाता है, मर जाता है किसी भी कारण से, जो भी है। अब ये चाह रही है जो ये फिर से जिंदा हो जाए और ये भगवान शिव की तपस्या करती है, ठीक है। और भगवान शिव से वरदान मांगती है जो भाई मेरे बच्चे को जिंदा कर दो। भगवान शिव जो है देख रहे हैं जो भाई ऐसा है जो इसको जिंदा करने के लिए मुझे अपनी तीसरी आंख खोलनी पड़ेगी, तो फिर उन्होंने तीसरी आंख खोली और इसके कारण आया प्रलय। प्रलय आ जाने के कारण भगवान इंद्र जो है वो त्राहिमाम करते हुए पहुंच गए, बोले भाई साहब, मतलब भाई साहब नहीं, भगवान शिव जो थोड़ा सा रहम कीजिए, ठीक है, जो प्रलय आ चुका है, ठीक है। तो ये सारे के सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। और यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा प्रलय आ गया है, तो फिर जान फूकने के लिए गंगा, माँ गंगा भगवान शिव के जटाओं से निकलती हैं और प्राण में प्रवेश करती हैं, ठीक है। और इसी बीच में ये मंजीरा बुला के भगवान को बुला रही होती हैं, ठीक है। ये मंजीरा बड़ा ही इंपॉर्टेंट टूल है, प्रसाद के तौर पे ये लेके आई हुई हैं मनेर के मीठे मीठे बेर, ठीक है। बस इतना अगर आपने याद कर लिया तो मजे मजे, ठीक है। चलिए एक एक करके देखते हैं, चीजों को समझते हैं। सबसे पहली बात, तीसरी आंख से आपको त्र्यंबकेश्वर याद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अब आप, मुझे नहीं लगता है भूलोगे। त्र्यंबकेश्वर किस लिए है, तो त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी निकलती है, ठीक है। भगवान शिव की तीसरी आंख से त्र्यंबकेश्वर, ट्राई, ठीक है, इसे याद कर लेना। उसके बाद तीसरी आंख खुलती है तो क्या होता है, आता है प्रलय, ठीक है। तो प्रलय से आप प्रवर याद कर लेना, पहला रिवर जो मिल रहा होता है ना, प्रवर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, तो दोस्तों इसी समय में जब प्रलय आता है तो फिर चंद्र ग्रहण लग जाता है, पूर्ण चंद्र ग्रहण लग जाता है। इनके सर पे, भगवान शिव के सर पे जो चंद्रमा है ना, इस पे पूर्ण चंद्र ग्रहण लग जाता है, तो इससे आप पूर्णा याद कर लेना, ठीक है। याद हो गया। अब फिर क्या होता है, तो भगवान शिव के जटाओं से निकलती है माँ गंगा। माँ गंगा जो है, इससे आपको वेण गंगा, पेण गंगा और वारधा याद हो जाना चाहिए, चाहिए मतलब याद हो जाना चाहिए। यही वेण गंगा, पेण गंगा और वारधा मिलती है और फिर बनता है प्राणहिता, ठीक है। क्लियर है। ये जो प्राण एक्टर है उसी को मैंने यहाँ पे रेफरेंस में लिया है, तो इससे आपको प्राणहिता याद हो जाना चाहिए, ठीक है। और ये जो महिला है ये कौन है, तो ये सबरी है, इसकी माँ है, ठीक है। और ये लेके क्या आई है, तो सबरी के मीठे बेर आपने सुना होगा रामायण में, ठीक है। तो बेर फ्रॉम मनेर, ये याद रख लेना। और ये बजा क्या रही है, तो मंजीरा बजा रही है, ठीक है। मंजीरा क्या है, तो आपको लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है गोदावरी का, ठीक है। तो बस इतना है।
आप एक या दो बार प्रैक्टिस करोगे, सारी चीजें याद हो जाएंगी। मुझे अभी तक याद है, ये मैंने 3 साल पहले इमेज बनाया था, ठीक है, तब एआई आया भी नहीं था, तब की बात है ये। तो अभी तक मुझे ये याद है, और इट्स ऑल ड्यू टू दिस इमेज। बाकी के जब अब जब कृष्णा रिवर की भी जब आप ये विजुअल निमोनिक्स देखोगे, तो फिर आप इजीली फिगर आउट कर लोगे जो कौन सी कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है और कौन सी गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है, और एग्जाम में आसानी से डिस्टिंग्विश कर लोगे, कोई सवाल आपका नहीं छूटेगा। तो एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। चलिए एक बार मेरे साथ फिर से कर लो आप। देखो, भगवान शिव की तीसरी आंख से त्र्यंबकेश्वर याद हो गया, ठीक है। उसके अलावा जैसे ही तीसरी आंख खुली, पूर्ण चंद्र ग्रहण लग गया, तो इससे पूर्णा याद कर लेना, ठीक है। प्रलय आ जाता है तो इससे प्रवर याद कर लेना, ठीक है। और ये जो इंद्र भगवान त्राहिमाम कर रहे हैं, तो इससे इंद्रावती याद कर लेना। और ईस्ट से आ रहे हैं तो ईस्टर्न घाट भी याद हो जाएंगे, ठीक है। मतलब अगर आप इसको मैप से देखोगे ना, तो ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है ना, वेस्ट है, तो ये ईस्ट से आ रहे हैं, तो इंद्रावती ईस्ट से आती है, ये बात आप समझ लो, ठीक है। तो आपको इंद्रावती भी याद हो गया, और वेणगंगा, पेणगंगा और वारधा, इन तीनों के मिलन से प्राणहिता तैयार होता है, ठीक है। तो ये आपको समझना होगा, ये इनके लिए एक तरीके से दवाई का काम कर रहा है, और इनमें जान फूक रहा है, प्राण आ जा रहा है इनके अंदर में, बस इतना आपको याद कर लेना। गंगा जी के पानी से इनको प्राण आ रहा है। वारधा कैसे याद रखोगे, तो ये वरदान है, इनको वरदान मिला है, तो ऐसे याद रख लेना। वेण गंगा, पेन गंगा, तो गंगा जी से याद कर लेना, ठीक है। और इनके पेन को दूर करने के लिए, प्राण के पेन को दूर करने के लिए वेण गंगा, पेन गंगा आ रही है। और सबरी मंजीरा जो बजा रही है ये, और मनेर, बस इतना आपको याद कर लेना है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं कृष्णा रिवर की। कृष्णा रिवर को भी हम लोग विजुअल निमोनिक से याद करेंगे, ये तो और भी मजेदार है, ठीक है। उसके बाद आप खुद प्रैक्टिस करना, जितने सवाल बनाने हैं बना लेना, गोदावरी से आपके नहीं छूटेंगे और कृष्णा से, है ना। बस यही दो मेजर रिवर है पेनिनसुलर इंडिया के। वेस्ट फ्लोइंग तो हम लोगों ने कर ही लिया है। चलिए, ये है सेकेंड लॉन्गेस्ट इन साउथ इंडिया। फर्स्ट लॉन्गेस्ट इन साउथ इंडिया कौन था, तो फर्स्ट लॉन्गेस्ट इन साउथ इंडिया था आपका गोदावरी, है ना। अब ये सेकेंड लॉन्गेस्ट है कृष्णा। कृष्णा जो है रिवर कैसे कैसे क्रॉस करती है वो समझते हैं। सबसे पहली बात, ये महाबलेश्वर से निकलती है। गोदावरी कहाँ पे निकलती है, त्र्यंबकेश्वर। ये कहाँ से निकलती है, महाबलेश्वर। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको नहीं होना है, ठीक है। तो देखो, यहाँ से निकलती है आपकी गोदावरी, और यहाँ से निकल रही है आपकी कृष्णा, ठीक है। गोदावरी का मैप थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि वो आपको थोड़ा सा छत्तीसगढ़ भी टच करती है, और तेलंगाना होते हुए ऐसे टच करते हुए ऐसे आती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो कौन कौन से एरिया में ये बहती है। कौन सी नदी, कृष्णा नदी, तो ये बहती है महाराष्ट्र से, स्टार्ट होती है कहानी। उसके बाद कर्नाटका, उसके बाद तेलंगाना, उसके बाद आंध्र प्रदेश, ठीक है। और बे ऑफ बंगाल में टर्मिनेट होती है। और ये हमसाला दीवी आंध्र प्रदेश में एक जगह है, यहाँ पे ये डेल्टा बनाती है। अब जितनी भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर हैं वो डेल्टा तो बनाएंगी ही बनाएंगी, ये बात आपको समझना होगा। क्यों, क्योंकि आपको स्लोप ही इस तरीके का है, जो नदी को समय मिल जाता है जो बहुत ही ज्यादा डिपॉजिट कर दे एल्यूवियल सॉइल का, जो कि डेल्टा फॉर्मेशन में मदद करता है, ठीक है। अब इसकी ट्रिब्यूटरी याद करते हैं। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है भीमा, घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन है, तो मूसी, मुनेरू, पोलेरू, ठीक है। और मेजर प्रोजेक्ट्स इस पे कौन सा है, तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है कृष्णा में अल्मैटी डैम, ठीक है, जिसको लाल बहादुर शास्त्री डैम भी कहते हैं। नागार्जुन सागर डैम, श्री सैलम डैम, प्रकाशम डैम। प्रकाशम बराज है बेसिकली, ठीक है। तो ये सारे आपको याद करने होंगे, एक या दो बार रिवाइज करोगे याद हो जाएगा, ठीक है। बार बार करोगे तो और भी अच्छे से याद हो जाएगा। दोस्तों यही मैप है जिसको हम लोगों ने यहाँ पे डिकोड किया है, एक एक करके चीजों को समझते हैं। दोस्तों यहाँ पे सह्याद्री है, सह्याद्री का मतलब वेस्टर्न घाट है, ठीक है। यहाँ पे आपको महाराष्ट्र में है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर से बहती है कृष्णा नदी, आगे बढ़ती है तो इसको मिलता है कोयना रिवर, ठीक है। फिर आगे बढ़ती है तो इसको मिलता है वर्ना रिवर। फिर आगे बढ़ती है तो इसको मिलता है पंचगंगा रिवर। फिर आगे बढ़ती है तो मिलता है दूध गंगा। और फिर ये घाट प्रवाह, सारी की सारी लाइन में लगी हुई है, समझ में आ रहा है। अब ये सारी रिवर जो इसको मिल गई, ठीक है, तो फिर आगे आपको अलमाटी डैम भी देखने को मिल जाएगा। फिर आगे बढ़ोगे तो मालप्रभा रिवर, ठीक है। और यहाँ पे देखो, ये तुंगभद्रा रिवर है, बड़ा इंपॉर्टेंट रिवर है तुंगभद्रा रिवर। तुंगभद्रा रिवर जब आपको कृष्णा से मिलती है, तो इस बीच का जो इलाका है ना, इसको हम लोग कहते हैं रायचूर डोआब। बहुत ही ज्यादा फर्टाइल इलाका है, ठीक है, और मिनरल से भरपूर है। जब हम लोग मिनरल्स इन इंडिया पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इस जगह का इंपॉर्टेंस, ठीक है। ऊपर आ जाओ, ऊपर से आ रही है भीमा रिवर।
भीम रिवर जो है ना वो भीमशंकर हिल्स से निकलती है, मैथ्रॉन हिल्स के पास में है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुरनूल है, कुरनूल से जैसे ही आगे बढ़ोगे तो आपको श्री सैलम प्रोजेक्ट देखने को मिल जाएगा। फिर आगे बढ़ोगे तो फिर नागार्जुन सागर डैम देखने को मिल जाएगा। यहीं पे 3 नदी मिलती है, डिंडी, मूसी, मुनेरू। डिंडी रिवर यहाँ मिली नागार्जुन सागर के पास। अब फिर आगे बढ़ोगे तो मूसी रिवर जो कि हैदराबाद से आती है, बहुत बार सवाल पूछते हैं। और एक सवाल अभी पूछा गया है जो किसको कंजर्वेशन प्लान के अंदर डाला गया था 2024 में, एक करंट अफेयर्स वाला सवाल था। तो फिर वो मूसी रिवर। तो दोस्तों जब ये इस चीज को आप फिनिश कर लोगे, रिवर सिस्टम इन इंडिया, तो आप अगर टेलीग्राम पे हो गए तो फिर मुझसे याद से रिवर के से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो एक बार करवा लेना, ठीक है। क्योंकि मैं भी अगर कोर्स के अंदर में भूल जाऊंगा तो बात नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि एक अलग से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो करना बहुत ही जरूरी है, जिसमें जो भी इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट कनाल्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, जो भी जितने भी इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट्स हैं वो सारे के सारे कवर होने चाहिए। अब सवाल पूछ रहे हैं, जैसे महावेली से रिलेटेड सवाल पूछ दिया था, फरक्का से रिलेटेड सवाल पूछ दिया था, है ना, और नेशनल कंजर्वेशन प्लान से सवाल पूछ दिया था, नमामि गंगे से सवाल पूछ दिया था, तो ये सारी चीजें आपको अलग से करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो वो आप मेरे से करवा लेना याद से, ठीक है। ग्रुप में बताना अगर मिस हो रहा होगा। अब अभी क्यों नहीं कर रहे हैं? इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये मेनली कोर्स का पार्ट है, ये एक तरीके से एकेडमिक्स का पार्ट है, और वो करंट अफेयर्स का पार्ट होगा, अलग से उसको सेशन लेना पड़ेगा। बस इतना समझ लो, जो रिवर सिस्टम से इस बार एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स में अच्छे खासे सवाल पूछे गए हैं, चाहे वो आर्टिकल 262 से रिलेटेड हो, रिवर वाटर डिस्प्यूट से रिलेटेड हो, ठीक है, चाहे वो इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो इंटरनेशनल अग्रीमेंट से रिलेटेड हो, लेकिन सवाल पूछे गए थे, ठीक है। तो करवा लेना आप। आगे बढ़ोगे तो वजीराबाद है, फिर आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे प्रकाशम बराज है, फिर यहाँ विजयवाड़ा के बाद ये नदी जो है वो इस तरीके से पट जाती है और डेल्टा बनाती है, ठीक है। कहाँ पे डेल्टा बनाती है? तो आंसर इज हमसाल देवी, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। बस इतना है। अब चलिए कहानी समझते हैं। ये देखो कुछ कुछ कैरेक्टर हैं, ये भगवान कृष्ण महाबली है, ठीक है। महाबली कैसे हैं? तो छोटे बच्चे हैं, देखो बड़े से दैत्याकार ट्रेन से भिड़ गए हैं। और ये ट्रेन जो है एक तरीके का म्यूटेंट है, मतलब एक तरीके का राक्षस है जो कि ट्रेन के शेप में है। ये कौन सा है? ये राक्षस है या फिर अच्छा आदमी है? तो दोस्तों ये है भीम का बेटा, इसका नाम है घटोत्कच। आपने सुना होगा कैरेक्टर, घटोत्कच, ठीक है। और ये है भीम, ये कृष्ण महाबली, ठीक है। अब एक एक करके कैरेक्टर्स को समझते हैं, ये कौन है। तो दोस्तों ये जो ट्रेन पटरी पे आ रही होती है ना, तो इसके कार में टक्कर मार देती है, वरना कार है, ठीक है। और उसमें ये दीदी, मौसी और मुन्ना, बस इतना याद रख लेना, दीदी, मौसी और मुन्ना, और ये बच्चा दूध पी रहा है, ठीक है। बस अब एक एक करके समझते हैं सारी कहानी के पीछे में विलेन कौन है। तो सारी कहानी के पीछे में विलेन ये है जो कि ट्यूनिंग कर रहा है, गाना सुन रहा है ना, मतलब ये गिटार बजा रहा है, नया अल्ट्रा मॉडर्न दैत्य है, ठीक है। और ये जो मालगाड़ी है, मालगाड़ी में लग जाती है आग और यहाँ पे कोयला जल रहा है। बस यही सारी चीजें हैं, एक एक करके कहानी समझते हैं, चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले आप ये समझो, कृष्ण महाबली, ठीक है। तो इसको कृष्ण महाबलेश्वर, तो कृष्णा रिवर कहाँ से निकलती है? तो महाबलेश्वर से निकलती है। त्रियंबकेश्वर से कंफ्यूज मत हो जाना, त्रियंबकेश्वर से गोदावरी निकलती है, क्लियर है। तो कृष्ण महाबली, इन्होंने क्या किया? इन्होंने इस राक्षस को पंच मारा है, ठीक है। वैसे भी आपको पता होगा जो कृष्ण का जो बाल रूप था ना, जो बाल लीला थी इनकी, तो इन्होंने बड़े बड़े अच्छे अच्छे क्रिमिनल्स को मजा चखाया था, चाहे वो कौन सी थी, ताड़का हो या फिर कोई और हो, है ना। बहुत सारे बाल रूप में तो सिर्फ ये ऐसे ऐसे राक्षसों को ही मार रहे होते हैं, चाहे वो नाग हो, नाग वाला कालिया नाग हो, है ना। तो पंचगंगा, किसको पंच मार रहे हैं? तो ये मार रहे हैं इसको, राक्षस को, ठीक है। अब पंचगंगा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। किस लिए कंफ्यूजिंग है? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था वेन गंगा, पेन गंगा, वारधा, ये सारी मिलके प्राणहिता में जाके मिल जाती है, और प्राणहिता जो है वो आपको गोदावरी से मिलती है। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि यहाँ भी गंगा लगा हुआ है वर्ड, ठीक है। आपको बस इतना याद रखना है, जो भगवान कृष्ण पंच मार रहे हैं तो पंचगंगा इज द पार्ट ऑफ कृष्णा रिवर, ठीक है। क्लियर है? तो ये आपने समझ लिया। अब यहाँ पे भगवान कृष्ण किस चीज पे खड़े हैं? तो जलते हुए कोयले पे खड़े हैं। इससे आपको कोयना याद हो जाना चाहिए। ये कोयला क्यों जल रहा है? तो ये ट्रेन जो रेल हो गया है, ये तो राक्षस है ना। तो ये हो गया, और ये मालगाड़ी था, तो मालगाड़ी पे जो कोयला जल रहा है, तो इससे आपको माल प्रभा याद हो जाना चाहिए, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। अब ये सारा का सारा राक्षस ये खेल खेल रहा है और ये गिटार की ट्यूनिंग कर रहा है, ट्यूनिंग कर रहा है, तो इससे आपको टुंगभद्रा याद हो जाना चाहिए, ठीक है? टुंगभद्रा, टुंग टुंग बाजे ऐसे याद कर लेना, ठीक है? अब ये इसको मारने के लिए भगवान ये भीम जी आए हुए हैं, ठीक है? भीम अपने बेटे के साथ आए हुए हैं, तो इससे आपको भीमा याद हो जाना चाहिए, ठीक है? अब यहाँ पे 3 कैरेक्टर हैं, दीदी, दीदी की मौसी, एक थोड़ी-सी सिमिलर शक्ल वाली है, और मुन्ना, ठीक है? और मुन्ना मुन्ना पी रहा है दूध, है ना? दूध की बॉटल है। तो इससे आप दिंडी, डिंडी रिवर, मूसी रिवर जो कि हैदराबाद से आती है, याद आ रहा है कुछ? और मुन्ना, मुन्ना से मुन्नेरू रिवर, ठीक है? बच्चा पी रहा है दूध, दूध से दूध गंगा, तो 2 गंगा होंगे, पंचगंगा और दूध गंगा, कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों कृष्णा रिवर से रिलेटेड है, ठीक है? और ये कार जो है ये वर्ना कार है, हुंडई वर्ना कार है, इससे वर्ना रिवर, याद हो रहा है? ठीक है? और ये इस ट्रेन को उठा के किसने पटक दिया है? तो इसको घटोत्कच ने पटक दिया है, तो घटोत्कच से आपको घाट प्रभा याद हो जाना चाहिए। एक बार फिर से करें? तो देखो कहानी बस सिंपल है। यहाँ पे राक्षसों वाली ट्रेन आ रही है, वर्णाकार पे धक्का मारती है, बस यही कहानी है। और ये अपने राक्षसी अवतार में ये ट्रेन आ गया है, मालगाड़ी है बेसिकली, ठीक है? तो कृष्ण महाबली, ठीक है, पंच मार रहे हैं, पंचगंगा, कोयले पे खड़े हैं, तो कोयना, मालगाड़ी है, मालप्रभा, तुंगभद्रा, ये गुंडा जो दैत्य जो है ये ट्यूनिंग कर रहा है, ठीक है? पीछे में भीम गदा लिए खड़े हैं, तो भीमा, ठीक है? और दीदी मौसी मुन्ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर दूध गंगा, ठीक है, वर्णा कार, है ना? और ऊपर में घटोत्कच। क्या आप इमेजिन कर सकते हो जितनी जल्दी आपको सारे ट्रिब्यूटरी याद हो गए होंगे? ठीक है, आप आंख बंद करके बता दोगे, है ना? अब आप इसको यहाँ पे स्क्रीन पॉज कर लेना और प्रैक्टिस कर लो, एक या दो बार कर लो, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। पेन्ना रिवर है तो बड़ी छोटी सी रिवर, लेकिन है बड़ी काम की। क्यों काम की है? तो देखो इमेज देखो आप, ऊपर में कृष्णा रिवर बह रही है, ठीक है? और ये जो पेन्ना रिवर जो है ना, ठीक है, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये चेन्नई को पानी पहुंचाती है। ये कैसे पहुंचाती है? तो भाई थ्रू कनाल पहुंचाती है, ठीक है? अब पन्ना के पास खुद पानी होगा तभी तो पहुंचाएगी। लेकिन देखो पन्ना के पास पानी हमेशा रहता नहीं है। ये जो पेन्ना रिवर है ये क्या करती है, ये कृष्णा से ले लेती है पानी। यानी कि इस पे कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं जो क्या करते हैं, वो पेन्ना को पानी पहुंचाते हैं और पेन्ना जो है वो चेन्नई को पानी पहुंचाती है। और आपको पता है जो चेन्नई में कोई मेजर रिवर नहीं होने के कारण पानी की किल्लत रहती है, फ्रेश वाटर की किल्लत रहती है। अक्सर आपको न्यूज़ में देखने को मिल जाएगा ये बात। तो जब भी अब किल्लत होती है तो फिर आपको तमिलनाडु सरकार जो है वो अब गुहार लगाती है आंध्र प्रदेश सरकार को, ठीक है? फिर बराज वराज खोले जाते हैं, फिर पेन्ना रिवर में पानी आता है, फिर आपको चेन्नई में सप्लाई किया जाता है, ठीक है? चलिए एक एक करके चीजों को समझते हैं और भी चीजें क्लियर होंगी। पहली बात, कहाँ से निकलती है? नंदी हिल्स कर्नाटका, ठीक है? कर्नाटका आंध्र प्रदेश ऐसे बहती हुई आती है। ये आपको कर्नाटका है, फिर आगे जाके ये आपको आंध्र प्रदेश, बस इतना। ये मत समझ लेना ये तमिलनाडु जा रही है, ठीक है? बस कहानी यहीं पे खत्म है। बैंक ऑफ बंगाल में ये कहानी खत्म हो जाती है कृष्णपट्टनम में, ठीक है? कृष्णपट्टनम। ट्रिब्यूटरीज भी है इसकी, जयमंगली, कुंडेरू, छेयरू, पापगनी और चित्रावती। अब ये सारे के सारे रेन फेड रिवर हैं, यानी कि जब पानी नहीं होगा तो सूखा पड़ा रहेगा, ठीक है? तो ये जो इलाका है ना, ये सूखा पड़ा रहने वाला इलाका है, सीजनल है, मानसून फेड है, ठीक है? और ये जो रिवर जो है ना, पेन्ना रिवर, ये छोटा सा डेल्टा बनाती है नेल्लोर के साथ में। अब इस पे प्रोजेक्ट कौन कौन से चलते हैं जो आजकल ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, तो तेलुगु गंगा प्रोजेक्ट कौन सी नदी पे है? तो पेन्ना रिवर पे है, ठीक है? वाटर सोर्स कौन सा है? तो श्री सैलम डैम है कृष्णा। देखो कृष्णा रिवर पे आपको यहाँ पे श्री सैलम डैम है जिसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक है? और वहां से पानी आपको पेन्ना रिवर में आती है, ठीक है? यहाँ पे भी हम लोगों ने बांध बना रखा है, कौन सा? तो सोमशिला डैम। किस पे है? तो पेन्ना रिवर पे है, नेल्लोर के पास, ठीक है? कुरनूल कडपा कैनाल से कनेक्टेड है जो कि तुंगभद्रा कृष्णा बेसिन को पेन्ना बेसिन से कनेक्ट करती है इन आंध्र प्रदेश। इतना अगर आपने पढ़ लिया तो फिर तो भाई मजे मजे, ठीक है? ले इमेज देख लो, आपको समझ में आ जाएगा जो किस तरीके से यहाँ पे कैनाल्स बनाए गए हैं। तेलुगु गंगा प्रोजेक्ट, इंटर स्टेट प्रोजेक्ट टू सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर टू चेन्नई। वाटर सोर्स कौन सा है? तो श्री सैलम डैम कृष्णा। और डैम आपको पेन्ना रिवर पे कौन सा है? तो सोमशिला डैम, ठीक है? यही इमेज है। देखो ये कृष्णा रिवर है, पानी आया, श्री सैलम प्रोजेक्ट यहाँ पे है, यहाँ से हम लोगों ने पानी लिया
तेलुगु गंगा प्रोजेक्ट के तहत, ठीक है। और इसको हम लोगों ने पेन्नर रिवर को हम लोगों ने पानी पहुंचा दिया। अब यहाँ पे हम लोगों ने सोमशिला डैम बना रखा है, यहाँ पे पानी स्टोर कर रखा है। जब जब चेन्नई मांगता है तो फिर हम लोग पूंडी रिजर्वियर में पानी सप्लाई कर देते हैं, और यहाँ से पूंडी रिजर्वोयर से ये रिजर्वोयर से पूरे के पूरे चेन्नई में पानी सप्लाई हो जाता है। समझ में आया? बस यही है। CHSL 2024 का सवाल है, ऑन विच रिवर इन इंडिया वाज द सोमशिला डैम क्रिएटेड? ठीक है, सोमशिला डैम जो है वो आपको पेन्नार रिवर पे है। क्लियर है? अगर आप, चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कावेरी रिवर की। कावेरी रिवर को साउथ इंडिया का गंगा भी कहा जाता है। अब आप कहोगे सर आपने तो गोदावरी नदी के बारे में बोला था जो उसको दक्षिण गंगा कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। देखो, इंग्लिश हिंदी का फर्क है। अगर साउथ इंडिया का गंगा कहा जाएगा किसको, तो कावेरी को कहा जाएगा। अगर दक्षिण गंगा किसको कहा जाएगा, तो वो कहा जाएगा आपको गोदावरी को। वृद्ध गंगा किसको कहा जाएगा, तो वो कहा जाएगा गोदावरी को। ये डिफरेंस कहाँ से आया? तो डिफरेंस यहाँ से आया, जो अगर सैक्रेड स्टेटस आपने देख लिया तो फिर समझ जाओ वो कावेरी की बात हो रही है। अब इसका क्या मतलब? तो इसका मतलब ये, जो कावेरी को साउथ इंडिया का गंगा इसके पवित्रता के आधार पे कहा गया है, ठीक है। और गोदावरी को किस आधार पे कहा गया है? तो रिवर के साइज और लेंथ के बेसिस पे उसको गंगा से कंपेयर किया गया है। तो पवित्रता के मामले में गंगा की तुलना कावेरी से होती है, ठीक है। कावेरी की तुलना गंगा से होती है। और लेंथ के मामले में गंगा की तुलना, उल्टा बोल रहा हूं मैं, लेंथ के मामले में आपको गोदावरी की तुलना गंगा से होती है। समझ में आ गया? लेंथ एंड साइज की बात हो रही है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना होगा। तो अब एग्जाम में कैसे पता चलेगा? तो एग्जाम में आपको ये सैक्रेड वर्ड देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आपको दिख गया समझ जाओ कावेरी की बात हो रही है। या फिर इंग्लिश में साउथ इंडिया गंगा पूछा जा रहा है तो कावेरी, दक्षिण गंगा पूछा जा रहा है तो फिर दैट इज गोदावरी। क्लियर है? अब इतना अगर हमने समझ लिया तो एक और चीज समझ लो, दक्षिण गंगोत्री ये क्या है? तो दोस्तों दक्षिण गंगोत्री ना गंगा है ना ही कोई रिवर है, ठीक है। तो ये है क्या? तो दोस्तों वर्ल्ड के, ग्लोब है ना, ग्लोब के ठीक नीचे में है एंटार्क्टिका, है ना। मतलब ठीक नीचे में कहने का मतलब यहाँ वाले सदर्न रीजन में है एंटार्क्टिका। अब ये पूरा का पूरा बर्फ से जमा हुआ इलाका है, ठीक है। अब यहाँ पे हैबिटेशन तो होता नहीं, लेकिन साइंटिस्ट पहुंच जाते हैं। पहुंच जाने के बाद वहां पे बनाते हैं अपना रिसर्च स्टेशन। तो हमारे भारत का जो पहला रिसर्च स्टेशन जो था वो बना था अराउंड 1983-85 के बीच की बात है, ठीक है। तो इसका नाम हम लोगों ने रखा था दक्षिण गंगोत्री। अब दक्षिण गंगोत्री क्यों रख दिया? तो इसलिए रख दिया क्योंकि ये दक्षिण में है, ठीक है। और गंगोत्री हमारे यहाँ पवित्र वर्ड है, तो इसी से रिलेट करके हम लोगों ने रख दिया। समझ में आ गया? तो दक्षिण गंगोत्री हैज नथिंग टू डू विथ गोदावरी कावेरी। इट इज अ रिसर्च स्टेशन वेयर इन अंटार्कटिका। क्लियर है? चलिए दोस्तों अब हम लोग समझते हैं कावेरी की कुछ कुछ चीजें। देखो कावेरी नदी की एक खासियत ये है ना, जो ये ऐसे ऐसे करके बहेगी, ठीक है। और बहेगी और जगह जगह आपको डैम देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। फॉल्स भी होंगे। एक एक करके चीजों को देखते हैं। इंपॉर्टेंट कौन सा है? तो सबसे इंपॉर्टेंट है मेटूर डैम। कहाँ पे है? तो नीलगिरी हिल्स गॉर्ज के पास है ये, ठीक है। यहाँ पे ये बनता है, आगे देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे है होजिनकल फॉल्स। पूछ देते हैं कौन सी नदी पे है, तो कावेरी पे है, ठीक है। कैसे याद रखोगे? तो का हो ऐसे याद रख लेना का हो। तो इससे आपको पता चल जाएगा जी, होजिनकल फॉल्स जो है वो कावेरी रिवर पे है, ठीक है। उसके अलावा कृष्ण सागर रिजर्वोयर कहाँ पे है? तो मैसूर के पास है, ठीक है। श्रीरंगपट्टनम और शिव समुद्रम आइलैंड्स कहाँ पे हैं? तो ये भी कावेरी रिवर पे ही हैं, ठीक है। इसके अलावा ट्रिब्यूटरीज कौन कौन से हैं? तो भाविनी, हेमावती, काबिनी, अमरावती सबसे इंपॉर्टेंट है। और भी हैं लेकिन हम लोग सारे निमोनिक्स की सहायता से याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक बात आपको समझना होगा, जो ये त्रिचनापल्ली के पास डेल्टा बनाती है और फिर ये बे ऑफ बंगाल में एंटर कर जाती है, ठीक है। अब देखो ये इसका रूट है। शुरुआत यहाँ से हो रही है, ब्रह्मगिरी हिल से स्टार्ट हो रही है, हेरांगी रिवर इससे मिलती है, फिर आगे बढ़ते जाओगे तो फिर मैसूर आता है, ठीक है। यहीं पे कृष्णराज सागर सागर डैम है। फिर लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, सुवर्णिथी, ठीक है, सुवर्णवती। उसके बाद कृष्णराज सागर डैम यहाँ पे मेंशन है, अच्छा यहाँ पे है ना, वही तो बोला। फिर आगे बढ़ो तो सिमशा, अर्कावती रिवर,
फिर इधर नोयल और अमरावती, और फिर आगे बढ़ने के बाद श्रीरंगम में ग्रैंड एनिकट देखने को मिलता है, ये भी पूछ देते हैं। एनिकट क्या होता है? एनिकट एक तरीके का डैम ही होता है, बस इतना समझ लो, उससे ज्यादा नहीं समझना है। ठीक है, तो ये चीज आपको इस इमेज में यहाँ पे देखने को मिलेगी, ग्रैंड एनिकट पूछ देते हैं। ये रहा आपका मेट्टूर डैम। ठीक है, और ये रहा कृष्णराज कृष्णराज सागर डैम। ठीक है, इसी इमेज को आप अगर क्लियर से देखो तो ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। पूछ देते हैं लक्ष्मण तीर्थ किसका ट्रिब्यूटरी है, काबिनी किसका ट्रिब्यूटरी है, भावनी, नोयल, अमरावती, ग्रैंड एनिकट कहाँ पे है लोकेटेड। ठीक है, तो ये है कावेरी, और ये सारे के सारे डैम हैं जिस पे बने हुए हैं। आप ये समझो, जो इसके जितने भी ट्रिब्यूटरीज है ना, सब पे डैम बना हुआ है, चाहे वो कृष्णराज सागर डैम हो, काबिनी डैम हो, हेरांगी डैम हो, ठीक है, हेमावती डैम हो। ठीक है, कुछ ना कुछ बना हुआ है, मेट्टूर डैम हो। तो याद क्या रखना है आपको? तो याद रखना है, अमर कभी आकर हेमा की नकल लक्ष्मण को सिखा। काबिनी, अर्कावती, हेमावती, नोयल, लक्ष्मण तीर्थ और सिमसा। अमर कभी आकर हेमा की नकल लक्ष्मण को सिखा। ठीक है, लक्ष्मण से लक्ष्मण तीर्थ, सिखा यानी कि सिमसा। ठीक है, नकल, नकल का मतलब नोयल, हेमा यानी कि हेमावती, फिर आकर यानी कि अर्कावती, और अमर, ठीक है, अमरावती। बस यही है, और कभी यानी कि काबिनी। बस इतना अगर आपने याद कर लिया तो फिर मजे मजे काम आपका हो जाना है। चलिए अब छोटे मोटे रिवर्स की बात कर लेते हैं। गोवा की बात होगी तो गोवा का जो लाइफ लाइन है ना, वो दो नदियां हैं, एक तो है मांडोवी और दूसरा है जुआरी। ठीक है, दोनों याद कर लेना, पूछ देते हैं मांडोवी और जुआरी कहाँ की नदी है। तो दोस्तों ये दोनों के दोनों गोवा में है, ये रहा आपका मांडोवी और ये रहा जुआरी। ठीक है, अब कभी कभी ये पूछ देते हैं जिसमें से लॉन्गेस्ट कौन सा है, तो जुआरी जो है वो लॉन्गेस्ट है। ठीक है, बात कर लेते हैं केरला की। देखो केरला में बहुत सारी नदियां हैं, छोटी छोटी नदियां हैं, छोटी छोटी। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट आपको तीन ही है। कौन कौन? तो सबसे इंपॉर्टेंट है पेरियार, जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने शुरू में देखा था। ये लॉन्गेस्ट रिवर है, 244 किलोमीटर का है, और इसको लाइफ लाइन ऑफ केरला भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इरिगेशन, ड्रिंकिंग वाटर, हाइड्रो पावर, सारी चीजें आपको इस नदी पे मिल जाएगी। ठीक है, उसके सेकंड नंबर पे है भारत पुजा, जिसको पोनानी रिवर भी कहते हैं। ये क्या है? तो सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर केरला। ठीक है, फ्लोज वेस्ट अरेबियन सी में, पोनानी में जाके ये गिरती है, एट पोनानी। उसके बाद पंबा। पंबा क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे है वेम्बनाड लेक, ये बैक वाटर लेक है। बैक वाटर क्या होता है? तो दोस्तों बैक वाटर समझ जाओ, एक ऐसी चीज है ना जिसको बनाता है समंदर। जैसे ये केरला है, ठीक है, ये केरला का कोस्ट है। अब यहाँ पे क्या है ना, जो समंदर की लहरें आएंगी और यहाँ पे अच्छा खासा सेडिमेंट डिपॉजिट करते हुए चलेंगी, और इस शेप का ऐसा बना देंगी ताकि यहाँ पे पानी एंटर कर सके। अब यहाँ पे नदियों का पानी भी इसमें एंटर होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो पानी होगा वो ना ज्यादा मीठा होगा ना ज्यादा खारा होगा। इसी को हम लोग बैक वाटर कहते हैं। और आपको केरल बैक वाटर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे वेम्बनाड लेक जो है ये बैक वाटर लेक है। ठीक है, और अब बात करते हैं जो कयाल क्या होता है। ठीक है, तो केरल में इसी बैक वाटर को कयाल कहते हैं। देखो ना यहाँ पे लिखा है ना, वेम्बनाडु कयाल। ठीक है, तो समझ में आ गया। और यहाँ पे एक नेहरू बोट ट्रॉफी भी होती है, जिसको हम लोग फेयर्स एंड फेस्टिवल में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, और अक्सर एसएससी इस पे सवाल पूछता है। यहाँ पे क्या होता है ना, जो वल्लम कली रेस होता है, वल्लम कली क्या है, तो एक तरीके का बोट रेस होता है। ठीक है, और इसमें जो जीतता है उसको मिलता है नेहरू बोट ट्रॉफी। ठीक है, पूछ देते हैं कभी कभी, तो ये पता होना चाहिए। सारा खेल हो रहा है आपको वेम्बनाड लेक में। इसके अलावा जब आप जाओगे घूमने के लिए, तो इस तरीके से हाउस बोट भी आपको देखने को मिलेंगे वहां पे। कहाँ पे? तो केरल में। इसके अलावा ये जो पंबा रिवर है ना, एक और चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको सबरीमाला पिलग्रिमेज है इसी के किनारे में। ठीक है, तो कभी कभी पूछ देते हैं, पता होना चाहिए। दोस्तों बात कर लेते हैं कर्नाटका की। कर्नाटका की दो रिवर्स को हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है, श्रावती रिवर और वराही रिवर्स, है ना। इसके अलावा काली कालिंदी रिवर्स भी समझ लो। ठीक है, श्रावती रिवर पे आपको जॉग फॉल्स मिल जाएगा, जिसको गौरसप्पा काफी फॉल्स कहते हैं। ठीक है, वाटरफॉल है ये। और वराही पे आपको कुंचिकल फॉल्स, जो कि टॉलेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया है। ठीक है, ये सारे के सारे यहाँ पे है।
कहाँ पे? तो शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका। ठीक है दोस्तों, ये लिस्ट है जो आपको देखना है, नोट्स में आपको मिल जाएगा, एक बार रिवाइज कर लेना। ये सारे के सारे ट्रिब्यूटरीज हैं और ये सारे के सारे क्या हैं? तो ये सारे के सारे सोर्स हैं, जो ये रिवर्स जो है ना, ये कहाँ से बहती है। ठीक है, बस इतना आपको देख लेना है, काम आपका हो जाना है। मैप की प्रैक्टिस ये आप कर लेना है, एक बार देख लेना कौन कौन से इंपॉर्टेंट मैप रिवर्स हैं। अ, देखो ये आप एक बार पढ़ लेना, उसके बाद यहाँ आ जाना। ठीक है, यहाँ पे आप रिकॉल करने की कोशिश करना जो कौन कौन सी नदी है। जैसे मान लो ये इंडस है, इसके अलावा ये कौन सा है? तो इंडस के ठीक नीचे में है झेलम। ठीक है, उसके ठीक नीचे में चेनाब, उसके नीचे में रावी, ब्यास, सतलज, ऐसे याद कर लेना। ठीक है, ये यमुना है, ये गंगा है। ठीक है, तो आप ये सारी की सारी एक बार खुद से मैप का प्रैक्टिस कर लेना। अगर नहीं समझ में आए तो इसको देख लेना, इस इमेज को देख लेना, चीजें आसानी से रिकॉल हो जाएंगी। बहुत हेल्प करेगा आपको एग्जाम में एमसीक्यूज में ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में। कुछ सवाल देख लेते हैं हम लोग, जो कि अलग से पूछा गया था। देखो ऐसा है, जो पूछा जा रहा है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडिया नेपाल वाटर कॉर्पोरेशन इज करेक्ट। भारत नेपाल जल सहयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पंचेश्वर डेवलपमेंट अथॉरिटी वाज क्रिएटेड सोलली फॉर द गंडक प्रोजेक्ट। ठीक है, दूसरा है ऑप्शन फ्लड forecasting system uses jointly updated hydrometeorological data during the monsoon। ये बात सही है, पहला वाला गलत है। नॉट ओनली फॉर गंडक, और भी नदियां थी उसमें। इसके अलावा सप्त कोसी एंड सन कोसी प्रोजेक्ट्स आर जॉइंटली सर्वेड अंडर द जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफिस। अब ये थोड़ा सा टफ सवाल है। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। पहला वाला ऑप्शन गलत है, बाकी के ये दोनों ऑप्शन सही हैं। अब यहाँ पे जो सप्तकोसी और सनकोसी जो है ना, ठीक है, तो ये ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। ज्वाइंट प्रोजेक्ट ऑफिस किसके बीच में है? तो ये इंडिया और नेपाल के बीच में है। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ जो एक वीडियो और बनानी पड़ेगी, जहाँ पे जो भी इंटरनेशनल ट्रीटी वाली रिवर हो गई, या फिर जो भी हमारे यहाँ रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट हो गया, या फिर रिवर डिस्प्यूट हो गया, तो इन सभी चीज़ों को एक साथ अगर बना दिया जाए तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये मैं एग्जाम से पहले बना लूंगा, बशर्ते आप याद दिला देना मुझे टेलीग्राम पे। What is the name of the geographical area from which all the precipitation flows into the single river system? वह भौगोलिक क्षेत्र क्या कहलाता है जहां से सारा वर्षा जल एक ही नदी प्रणाली में प्रभावित होता है? तो दोस्तों इसको हम लोग कहते हैं ड्रेनेज बेसिन। समझ में आ गया? ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है, in which Indian river was added to the National River Conservation Plan in 2024। अब उस समय में करंट अफेयर्स में ये पूछ दिया था। राइट आंसर इज मूसी। और भी नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान में जोड़े गए हैं, जिसको करंट अफेयर्स में ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, या फिर अलग से एक वीडियो बना के कर लेंगे। इसी के साथ आपका ड्रेनेज सिस्टम होता है खत्म। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।